हे डिफाइनर्स, डॉक्टर बिलाल हियर फ्रॉम डी फाइनेंस। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वो बेसिकली सतोशी नाकामोटो ने प्रपोज़ किया था। सतोशी नाकामोटो कौन था ये तो कोई भी नहीं जानता। वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो ये एक सुडोनिमस आइडेंटिटी है जिसने मतलब बिटकॉइन को प्रपोज़ किया। और बिटकॉइन में ऐसा क्या है कि जिसने ये पूरी क्रिप्टो करेंसीज़ की जो रेवोल्यूशन है और जो ब्लॉकचेन की रेवोल्यूशन है उसको जन्म दिया है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और आज हम इस जो पेपर है सतोशी नाकामोटो का बिटकॉइन वाला, उसको हम डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि असल में बिटकॉइन करता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम टाइटल देखें तो बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। तो इसके अंदर जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है कि जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को डायरेक्टली कोई चीज़ ट्रांसफ़र करता है नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं फ़र्ज़ करें अली को कुछ भेजता हूँ तो मैं डायरेक्टली अली को भेज रहा हूँ, बीच में कोई और इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिजिटल कैश की हम बात कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो कहता है कि बेसिकली हम आपको डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन दे रहे हैं। अब डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली आता है डिजिटल कैश के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कैश के अंदर, जब आप उसको ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करते हैं। अगर हम देखें हमारे पास ये फिज़िकल कैश है, किसी भी करेंसी के अंदर है, तो जो भी आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी जो मिंट होती है वो बेसिकली आपको ये कैश असाइन करती है। आपने ये फ़िज़िकल कैश अगर मैंने डायरेक्टली अली को दे दिया तो ये बेसिकली अब ये जो नोट है ये अली का हो गया, ठीक है। तो वो इस नोट को जो है मतलब इस्तेमाल करेगा और मेरी पोजेशन उस नोट की ख़त्म होगी। जब आप डिजिटल कैश की बात करते हैं, अब मैंने ऑनलाइन अली को 10 यूरोस ट्रांसफ़र किए, तो उस केस में मुझे कौन इस बात से रोकेगा कि मैं वही 10 यूरोस जो हैं वो किसी और को भी भेज दूँ। ठीक है, मतलब वो तो करेंसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है किसी लेजर के अंदर, किसी रिकॉर्ड के अंदर। तो ट्रेडिशनली क्या होता है कि बेसिकली बीच में एक थर्ड पार्टी, एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। जैसा कि मोस्ट केसेस के अंदर वो बैंक हो जाता है। अगर आप पेपैल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पेपैल हो जाएगा, या जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका लेजर मेंटेन करेंगे। आपने इधर से 10 यूरोस भेजे, वो आपके लेजर में से माइनस हो जाएंगे, अली के लेजर में ऐड हो जाएंगे। और इस तरह जो है आप इस चीज़ को मेंटेन करेंगे कि आप उन 10 यूरोस को डबल स्पेंड नहीं कर रहे। लेकिन अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मतलब आप डायरेक्टली पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली अली को भेज रहा हूँ। तो मुझे कौन इस चीज़ से रोक रहा है कि मैं जो हूँ उन्हीं 10 यूरोस को किसी और को भी भेज दूँ। मैं उन्हीं 10 यूरोस को जो है फ़र्ज़ करें फ़राबी को भी भेज दूँ। तो इस केस में बेसिकली सतोशी का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली कहता है कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो कि टाइम स्टैम्प करता है ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन बेसिकली जो प्रोसेस है, आपने भेजे पैसे, बाय हैशिंग दैम इनटू एन ऑनगोइंग चेन ऑफ हैश बेस्ड प्रूफ ऑफ वर्क। तो वो बेसिकली उनको ट्रांजैक्शंस को हैश करके हम एक चेन के अंदर डाल देंगे, जिस चेन को हम प्रूफ ऑफ वर्क से सिक्योर कर रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि बेसिकली जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सिर्फ सर्व करेगी एज द प्रूफ ऑफ सीक्वेंस। तो इस केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन को रिटेन करना है। और दूसरी बात यह है कि जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द सीपीयू पावर है तो वो इस नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। और इस केस में असम्पशन ये है कि जो ऑनेस्ट नोड्स हैं वो बेसिकली नेटवर्क को कंट्रोल कर रही हैं। तो और उसके बाद जो मैसेजेस हैं वो पब्लिकली ब्रॉडकास्ट होंगे और हर कोई जो है वो उन मैसेजेस को देख सकता है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में आगे चल के देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बेसिकली जो है अगर आप वैसे डिजिटली किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस के अंदर बीच में बैंक इन्वॉल्व होता है, जो कि एज एन इंटरमीडिएरी सर्व करता है। और उस केस में फिर ये भी होता है कि जिस तरह फ़र्ज़ करें मैंने अली को पैसे भेजे और अली ने मुझे कोई चीज़ बेची, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये चीज़ तो ख़राब है या इस तरह है, जो भी मतलब फ़ॉल्स क्लेम भी हो सकता है, सही क्लेम भी हो सकता है। तो उस केस में जो इंटरमीडिएरी है, जो बैंक है, वो जो ट्रांसफ़र है वो अली से वापस भी ले सकता है। मतलब जिस तरह आप पेपैल में भी ट्रांजैक्शन रिवर्स करवा सकते हैं। तो ये जो है ये मतलब
जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नॉन रिवर्सिबल नहीं होती हैं, और उसमें एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो है ट्रांजैक्शन जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो बेसिकली जो है बीच में एक मतलब डिस्प्यूट्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो उस केस में वो ये कहता है कि अगर हम अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, अगर हम उसको एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ के साथ जो है वो सिक्योर करें इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट, तो उस केस में हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो है वो इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। और इस केस में जो है वो जो सेलर्स हैं उनको वो फ्रॉड से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर मैंने एक चीज़ बेची तो मुझे ये डर नहीं होगा कि जी इसको जो है वो बायर बाद में रिवर्स कर देगा, मेरे पैसे भी चले जाएंगे और मेरी चीज़ भी चली गई है। तो उसमें हम आगे चल के देखते हैं ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली सतोशी का आइडिया क्या है? सतोशी का आइडिया ये है कि बेसिकली हम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉइन बनाएंगे जो कि एज अ चेन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर जो है डिफाइन होगा, और उसके अंदर बेसिकली हर ओनर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा कॉइन्स अगले को by digitally signing a hash of the previous transaction and the public key of the next owner and adding these to the end of the coin. अब बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपके पास जो है वो दो कीज़ होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो बेसिकली आइडिया कुछ इस तरह है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी प्राइवेट की से साइन करते हैं, तो प्राइवेट की जो है वो सिर्फ आपको नोन है, वो सिर्फ आपको पता है। तो जो पब्लिक की है वो सबको पता है। तो इस केस में होता ही है कि अगर आप किसी चीज़ को अपनी प्राइवेट की से साइन करते हैं, तो कोई भी और बंदा वो आपकी पब्लिक की यूज़ करते हुए इस बात को वेरीफाई कर सकता है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ आपने ही साइन की है, मतलब आप इसके ट्रू ओनर हैं। तो ये जो गारंटी है वो आपको यहाँ से आ जाती है। एसिमेट्रिक इसलिए क्योंकि दो कीज़ हैं, एक जो है वो पब्लिक को नोन है, एक पब्लिक को नोन नहीं है। लेकिन यूजिंग द पब्लिक की आप जो है ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ओनर वन है इस केस में वो इसका ट्रू ओनर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन बेसिकली ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। अब ये जो बेसिकली ये जो पूरा ब्लॉक है ये एक प्रीवियस ट्रांजैक्शन है, और इस केस में इस मतलब इस फिगर के केस में हो ये रहा है कि हम कहते हैं कि जो ओनर वन है वो ओनर टू को बिटकॉइन भेज रहा है। तो इस केस में होगा क्या कि ये जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन थी, जो कि फ़र्ज़ करें हम कंसिडर करते हैं कि वन बिटकॉइन है, जो कि इस वन बिटकॉइन को असाइन करती है ओनर वन को, मतलब ओनर वन जो है वो इस वन बिटकॉइन का ओनर है, क्योंकि ये ओनर वन को बेसिकली लास्ट टाइम जिसने भी भेजे थे ये बिटकॉइन तो उसने ओनर वन को भेजे थे, अब वो उसको ओनर टू को भेज रहा है। तो ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, हम इस पूरी ट्रांजैक्शन का हैश ले लेंगे अलॉन्ग विद, अब हम ओनर टू को भेज रहे हैं तो हम ओनर टू की पब्लिक की यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, हम ओनर टू की पब्लिक की का और इस ट्रांजैक्शन का जो कि वन बिटकॉइन है जो कि प्रीवियसली ओनर वन के पास आया था उसका हैश ले लेंगे, और फिर ओनर वन जो है वो अपनी प्राइवेट की से इस हैश को साइन कर देगा। ठीक है, और फिर जो है बेसिकली अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये ओनर टू के पास चली जाएगी। तो अब इस केस में ओनर टू जो है वो बेसिकली वेरीफाई कर सकता है क्योंकि उसको ओनर वन की पब्लिक की तो पता है। तो आप उसके इस केस के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ओनरशिप जो है वो वाकई ओनर वन इस कॉइन को ओन करता है कि नहीं, और उसने इसको प्रॉपरली साइन किया है कि नहीं। अब इस केस के अंदर बेसिकली अब इसमें थोड़ा सा जो है वो उसमें और सिक्योर कर दिया गया है नेटवर्क को। अब हम पब्लिक की जगह जो है वो बेसिकली बिटकॉइन एड्रेस यूज़ करते हैं, और बिटकॉइन एड्रेस जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह होता है कि आप जो है अपनी प्राइवेट की जो है ये आपकी प्राइवेट की है, और ये जो है आपकी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो पब्लिक की है। तो आप जो है बेसिकली इस पब्लिक की का SHA-256 हैश लेते हैं, फिर आप उसका एक ये राइप MD160 हैश लेते हैं, और उसके बाद ये हैश लेने के बाद जो है आप बेसिकली आपके पास ये आ जाता है। उसके बाद आप इसके अंदर अगर आप मेन नेट पे हैं तो आप उसके शुरू में ये एक बाइट ऐड कर देते हैं 0x00, तो यहाँ पे देखा है F54 के आगे 00 आ गया है, और उसके बाद जो है आप इस पूरे का दोबारा से
SHA-256 हैश ले लेते हैं, और उसके बाद आफ्टर अ सीरीज़ ऑफ अदर हैशेस आप उसके बाद यहाँ पे कुछ अपेंड करते हैं, तो आपके पास जो है वो बिटकॉइन एड्रेस आ जाता है। तो डायरेक्ट पब्लिक की यूज़ करने की बजाय यहाँ पर बिटकॉइन एड्रेस यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको बीच में सर्वर लेयर्स ऑफ हैशेस आ जाते हैं, तो आपकी जो पब्लिक की है वो डायरेक्टली जो है वो नोन नहीं होती। और अगर आपकी पब्लिक की डायरेक्टली नोन है तो फिर ब्रूट फोर्स अटैक्स के थ्रू आपकी प्राइवेट की जो है वो कोई जानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस केस में जो है आपको थोड़ी सी एडिड सिक्योरिटी मिल जाती है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि बिटकॉइन एड्रेस जो है वो कैसे बनता है। तो अब बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि मतलब अ, अब यहाँ पे ओनर वन जो है वो 1 बिटकॉइन भेज रहा है ओनर टू को, लेकिन हम लोग ये चीज़ कैसे वेरीफाई करें कि ओनर वन जो है वो इस 1 बिटकॉइन को वाकई में ओन करता है। मतलब वो खुद से भी तो कुछ बना के भेज सकता है ना। तो ये जो बेसिकली चेन चलती आ रही है, तो ये तो ठीक है, मतलब चेंज चलती आ रही है, लेकिन अगर आप देखें जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसके अंदर, तो फिर बीच में जो बैंक है या जो भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी इन्वॉल्व है, उसको सारी ट्रांजैक्शंस का पता है, ठीक है, उसको पता है किसने किसको कितने पैसे भेजे, किसके पास कितने पैसे हैं। तो मतलब ओनर वन जो है वो 1 बिटकॉइन ओन करता भी है कि नहीं। लेकिन इस केस में तो अब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रही है, उसने ओनर टू को भेज दी, और ट्रांजैक्शन जो है वो ओनर वन और ओनर टू के दरमियान हो रही है। लेकिन अब ओनर टू कैसे ये सर्टेन करे कि वो ओनर वन जो है वो बाकी में 1 बिटकॉइन ओन करता है। तो इस केस में जो सतोशी का सोल्यूशन है वो बेसिकली ये है कि अब क्योंकि हमारे पास बीच में ट्रस्टेड पार्टी नहीं है, तो ये जो सारी ट्रांजैक्शन हैं जो कि पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर हो रही हैं, तो वो सारी जो हैं वो पब्लिकली अनाउंस होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि फिर जो पूरे नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बेसिकली एक सिंगल हिस्ट्री के ऊपर एग्री करेंगे कि ये जो है ये एक सिंगल जो है स्टेट है सिस्टम की, कौन कितने बिटकॉइन ओन करता है वो सबको नोन होगा। और उस केस में फिर जब ओनर वन जो है वो ओनर टू को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता है, और फिर ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी पब्लिकली अनाउंस होगी, तो फिर जो सारे नोड्स जो उस नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहेंगे कि हाँ, वो वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ वाकई ओनर वन जो है 1 बिटकॉइन ओन करता है, और वो उसको भेज सकता है ओनर टू को। अब अगर हम इसको एक और तरीके से देखें, तो बेसिकली जो है ये विटालिक का पेपर है एथीरियम वाला, लेकिन वो उसके शुरू में जो है वो बिटकॉइन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो वो कहता है कि आप बिटकॉइन को जो है वो एज अ स्टेट ट्रांजिशन सिस्टम भी देख सकते हैं। अब स्टेट बेसिकली क्या होती है? स्टेट बेसिकली जो है अगर कोई सिस्टम है तो उसकी इस वक्त जो है करंट स्नैपशॉट जो है वो क्या है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसने शो किया हुआ है कि सिस्टम के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर हम उसको इस तरह देखें कि ये फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास जो है वो 30 यूरोज़ हैं, तो ये इस वक्त जो है वो करंट सिस्टम की स्टेट है। ठीक है, अब ट्रांजिशन जो होती है बेसिकली वो कोई ऐसा प्रोसेस होता है जो कि वो सिस्टम को स्टेट ज़ीरो से स्टेट वन में ले जाता है। अब यहाँ पे जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैंने 10 यूरोज़ जो हैं वो अली को भेज दिए इस केस में। ठीक है, अब अगर मैंने 10 यूरोज़ अली को भेजे, ये 10 यूरोज़ जो हैं वो मेरे मेरे हाथ से निकल के अली के पास चले गए। अब जो ये जो है ये सिस्टम की स्टेट वन है। इस केस में अगर हम ओवरऑल देखें तो सिस्टम के अंदर 30 यूरोज़ ही हैं, लेकिन अब बेसिकली स्टेट चेंज होगी, 10 अली के पास चले गए, 20 मेरे पास रह गए। तो बेसिकली ओवरऑल बिटकॉइंस हैं पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर, वो हमेशा सेम ही रहेगा। जब हम एक ट्रांजैक्शन जो है वो किसी दूसरे को भेजेंगे, तो वो कुछ बिटकॉइंस जो हैं वो यहाँ से दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल बिटकॉइंस हैं ये नहीं होगा कि बीच में बिटकॉइंस ऐड हो जाएं या बिटकॉइंस गायब हो जाएं या इस तरह। तो बेसिकली जो है वो स्टेट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम कहते हैं कि जी स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन जो है बेसिकली जो वही हम जिसको ट्रांजैक्शन कह देते हैं, तो उसमें होगा क्या? अब बेसिकली उसमें यहाँ पे टर्म आ जाती है UTXO। UTXO क्या चीज़ है? अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट। तो बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास जो बिटकॉइन है वो भी एज अ ट्रांजैक्शन स्टोर होता है। मतलब हर जो चीज़ है वो एज अ ट्रांजैक्शन स्टोर होती है। अगर आपके पास बिटकॉइन है, आप कहते हैं मेरे पास 1 बिटकॉइन है, तो वो 1 बिटकॉइन जो है वो बेसिकली एक अनस्पेंट ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर आपने वो बिटकॉइन अब अली को भेज दिया, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी तरफ स्पेंट हो जाएगी, लेकिन अब वो एक अली के पास एज एन अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आ जाएगी। तो ओवरऑल जो पूरा जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन का, उसके अंदर हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही हैं, और जो
बिटकॉइंस हैं जिसको आप कहते हो, आप क्लेम करते हो कि आपकी ओनरशिप है इस बिटकॉइन की, वो बेसिकली एज एन अनस्पेंट ट्रांजैक्शन स्टोर होता है। तो उसमें वो कहता है कि जब एक ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, तो मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकती हैं। तो अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो आपने रेफरेंस किया जिस अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट को, मतलब आप जो एक 1 बिटकॉइन भेज रहे हैं अली को इस केस में, अगर वो उस स्टेट के अंदर नहीं है करंट सिस्टम की, तो फिर आपको वो एरर दे देगा, क्योंकि मतलब वो बिटकॉइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपकी ट्रांजैक्शन गलत है, आपके पास ये अनस्पेंट ट्रांजैक्शन है ही नहीं। दूसरा, अगर आपने उसके अंदर जो सिग्नेचर दिया है तो वो उसके ओनर से मैच नहीं होता, मतलब आप असल में उसके ट्रू ओनर नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिकली ये जो आपके पास अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आई थी, इसमें आपकी पब्लिक की का हैश जो है वो इन्वॉल्व है, और ये आपकी बेसिकली ओनरशिप को डिक्लेयर करता है। तो अगर आप उसके ओनर नहीं हैं तो फिर यहाँ पर भी आपके पास एरर आ जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें, मतलब एक जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं, तो उस केस में अगर जो सम ऑफ द इनपुट्स जो है वो अगर सम ऑफ द आउटपुट्स जो है उससे ज़्यादा या कम है, तो ये भी मतलब ट्रांजैक्शन फिर रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मतलब आप बिटकॉइन जो है वो गायब तो नहीं हो सकता ना, और या आप क्रिएट तो नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है बेसिकली अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो विदाउट एरर अगर हो जाती है, तो फिर उस केस में ये होगा कि आपकी जो स्टेट है उसके अंदर जो अनस्पेंड ट्रांजैक्शंस थी आपके पास, वो अब रिमूव हो जाएंगी, और जो है वो बेसिकली अली के पास अब न्यू अनस्पेंड जो है वो ट्रांजैक्शंस बन जाएंगी। तो बेसिकली इस तरह जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब अगर हम देखें किसी भी ब्लॉक एक्सप्लोरर को देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर जाते हैं, तो ये देखें ये blockchain.com एक्सप्लोरर, यहाँ पे आप बिटकॉइन को जो है उसके लेटेस्ट ब्लॉक्स देख सकते हैं और सारा कुछ। तो उसमें फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि ये जो है वो लेटेस्ट ब्लॉक्स माइन हुए हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये भी लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड हैं, तो ये भी किसी ब्लॉक के अंदर आई नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये वाला ब्लॉक देख लेते हैं। ठीक है, उसमें वो बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहा है ब्लॉक का हैश है, और ये आप इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लें, इसके शुरू में ज़ीरोज़ है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रूफ ऑफ वर्क डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्फर्मेशंस, अभी तक इस ब्लॉक की 2 कन्फर्मेशंस आ गई हैं, ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। मर्कल रूट, ये सारे आइडियाज़ हम आगे चल के देखते हैं। नॉन्स, अच्छा, अगर हम फ़िलहाल ट्रांजैक्शन पे फोकस करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसका हैश ये है, हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी जो हैं ये इनपुट्स हैं। बेसिकली आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ सकती हैं। अगर फ़र्ज़ करें, अगर मैं भी अली को भेज रहा हूँ बीटीसी का, मेरे पास वो 2 मतलब डिफरेंट क्या कहते हैं अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट्स की फॉर्म में है। फ़र्ज़ करें मैं अली को 1 बिटकॉइन भेजता हूँ, 0.5 मेरे पास एक जगह है, 0.5 दूसरी जगह है, तो मैं उनको कंबाइन कर सकता हूँ और फिर वो एक 1 बिटकॉइन बन के अली को चला जाएगा। इस केस में आप देखें उसने 0.005 यहाँ से पकड़ा, यहाँ से 4 ट्रांजेक्शन्स जो 4 अनस्पेंड ट्रांजेक्शन आउटपुट्स जो हैं उसने उनको कंबाइन करके 1 ट्रांजेक्शन के अंदर 0.09730702 बिटकॉइन इधर भेज दिया। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास टोटल जो है इनपुट्स के अंदर, अगर फ़र्ज़ करें 1.5 बिटकॉइन है, अब अगर मैं अली को 1 बिटकॉइन भिजवा रहा हूँ, तो उस केस में होगा ये कि अगर मैं वो पूरा भिजवा देता हूँ, ठीक है, तो उसमें 1 तो अली को मिल जाएगा, बाकी जो 0.5 है वो फिर जो है वो फ़ीस के तौर पर माइनर्स को चला जाएगा। तो उस केस में माइनर्स को तो फ़ीस आपको हर केस में देनी ही पड़ती है, लेकिन उस केस में ये है कि आप फिर ऐसे भी करते हैं कि आप अपना एड्रेस भी दे देते हैं कि 1 बिटकॉइन जो है वो अली को चला जाएगा, फ़र्ज़ करें 0.1 जो है वो फ़ीस में चला जाएगा, और 0.4 जो है वो वापस आपके पास आपके एड्रेस पे एज एन अनस्पेंड ट्रांजैक्शन आउटपुट आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली बिटकॉइन जो है वो एज एन अनस्पेंड ट्रांजैक्शन स्टोर होता है आपके पास। ठीक है, तो अगर आप ये वापस अपने पास नहीं भेजेंगे तो वो बिटकॉइन फिर लूज़ हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह है जो कि ये ट्रांजैक्शंस काम करती हैं। यहाँ पे हम सारा फिर आगे डिटेल भी देख सकते हैं इनपुट्स की, कि किस एड्रेस से आई थी और क्या कहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी, क्या वैल्यू थी, और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे फ़ी भी देख सकते हैं। ये देखें, ये फ़ीस जो थी ये उसने फ़ीस पे की,
ये टोटल इनपुट थी, 0.97 जो है वो आउटपुट में गया और ये 0.001 फीस में माइनर्स को चला गया। तो ये है बेसिकली कैसे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन काम करती है। तो उसके बाद हम आगे टाइम स्टैम्प सर्वर और प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है ये हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।